नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मिश्रा। आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत न्यूज का खास पॉडकास्ट। प्रतापगढ़ की धरती हमेशा से अपनी सियासत, अपने मिजाज और अपनी शान शौकत के लिए जानी जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ की राजनीति के साथ साथ यहाँ के कुछ खास मेहमानों की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में है। एक तरफ जहाँ कुंडा की बेटी कोठी में राजा भैया के अस्तबल की शान बढ़ाने महाराष्ट्र से करोड़ों का मारवाड़ी घोड़ा विजयराज पहुंचता है, तो वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश के जंगलों से 2000 किलोमीटर का सफर तय करके एक नन्हा गजराज यात्रा सिंह प्रतापगढ़ के छीटपुर गांव में आता है। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं प्रतापगढ़ की राजनीति का एक बेहद बड़ा ब्राह्मण चेहरा, कद्दावर नेता और बिजनेसमैन, जिन्होंने बसपा में एक लंबा वक्त गुजारा और अब भाजपा में रहकर अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत कर रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉल्फिन पब्लिक स्कूल के चेयरमैन और यात्रा सिंह हाथी के संरक्षक अशोक त्रिपाठी जी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। सभी को हमारा प्रणाम। पहले ये जो प्रतापगढ़ में एक तरफ विजयराज घोड़ा है तो दूसरी तरफ हाथी, यानी अश्व और जो हाथी है, इसका जो मेल है वो किस तरीके हो रहा है, इसे किस तरीके से देखते हैं सर आप? क्या पुरानी जो शानो शौकत थी वापस प्रतापगढ़ में आ रही है? अब इसको किस रूप में लोग लेते हैं ये हम नहीं जानते हैं, बट हकीकत ये है कि यात्रा सिंह हमारे परिवार का एक सदस्य है। उनके साथ हमारा एक भावनात्मक लगाव है। विगत कई वर्षों से ये हमारे पास अरुणाचल प्रदेश में थे। यहाँ लाने में बहुत सारी विधिक प्रक्रियाएं थी जिनको पूरी करना आवश्यक था, और उनको पूरी होने में तकरीबन 2-2.5 वर्ष लग गए। तो उनको हम लेकर के आए। ये किस रूप में अब जनता इसको लेती है, लोग लेते हैं, ये हम नहीं जानते हैं, बट हम इतना ही कहना चाहेंगे तो एक परिवार का सदस्य हैं, और मैं ये मानता हूँ हमारे जिले के एक सदस्य हैं, और उनसे एक भावनात्मक लगाव है। लोग आते हैं, उनको स्नेह प्यार देते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। जो आपका ये हाथी, आप अरुणाचल प्रदेश से करीब 2000 किलोमीटर यहाँ पे आए। कई सारे पेज भी थे इसमें और करीब 2.5 वर्ष तक आप शायद कोर्ट में लड़ाई भी लड़े। तो क्या क्या पेज था सर, दर्शक जानना चाहते हैं, और कितनी दिक्कतें होती हैं? देखिए, यात्रा सिंह की जब कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई तो अरुणाचल प्रदेश के पीसीसीएफ ने, क्योंकि ये उपहार स्वरूप मेरे पिताजी की स्मृति में मिला हमारे संस्थान, तो जो पीसीसीएफ अरुणाचल प्रदेश है उन्होंने उत्तर प्रदेश के पीसीसीएफ को चिट्ठी लिखी कि ऐसा ऐसा है, और एक यात्रा सिंह नामक पालतू हाथी हैं जिनको प्रतापगढ़ ले जाना है। तो यहाँ से फिर पीसीसीएफ उत्तर प्रदेश ने अपनी स्वीकृति प्रदान की उनको कि हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के पीसीसीएफ ने इस विषय को कमेटी में भेजा। कमेटी जिसका नेतृत्व एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट के कर रहे थे, तो उस कमेटी में जाने के बाद बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं। उनका डीएनए टेस्टिंग होना, देहरादून में वाइल्ड लाइफ डायरेक्टरेट का कुछ अपनी लैब है, फिर वाइल्ड लाइफ डायरेक्टर के यहाँ उनके रिकॉर्ड्स में सारे हाथियों का अभिलेख है। तो ये सब प्रक्रिया पूरी होने के बाद में फिर उनका मेडिकल जांच हुई समय समय पे। फिर वहाँ से कमेटी में गया, तो कमेटी हमेशा नहीं डिसीजन लेती है, समय समय पर, कभी 2 महीने में, कभी 4 महीने में कमेटी एक बार बैठती है। तो उसमें फिर जो कुछ समस्याएं आती हैं वो रखी जाती हैं, क्योंकि पूरे भारत के लिए कमेटी बैठती है। तो इन सब प्रक्रियाओं को पूरा करने में फाइनली फिर ट्रांजिट परमिट देने के लिए कमेटी ने इजाज़त दी, और पीसीसीएफ अरुणाचल प्रदेश ने ट्रांजिट परमिट इशू किया और इन्फॉर्मेशन दिया अपने उत्तर प्रदेश के पीसीसीएफ को, बंगाल के, आसाम को, बिहार को, जहाँ से यात्रा सिंह का आगमन होना था। और फिर ये लंबा सफर तय करते हुए अंततः परिवार का हिस्सा बनने के लिए यात्रा सिंह छीटपुर पधार चुके। सर, असम, बंगाल और उत्तर प्रदेश की जो यात्रा रही है यात्रा सिंह की, 2024 से लेकर 2026 फरवरी में आया शायद मेरे ख्याल से। तो इसमें कोई दिलचस्प कहानी आपको कहाँ लगी? कोई दिलचस्प मोड़ है क्या जो आपको लगा हो कि अब शायद यात्रा सिंह नहीं पहुंच सकता हमारे प्रतापगढ़? नहीं, एक समय मुझे लगता है 2025 में नहीं पहुंच सकता, ऐसा तो नहीं लगा, क्योंकि
इनके पेपर्स वगैरह सब काफ़ी ठीक ठाक थे, सारा कुछ ओके था, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह। जब इनका आने का बिल्कुल समय हुआ, उसी समय अरुणाचल प्रदेश में एक टाइगर ने एक पुलिस वाले को अपना आहार बना लिया एक बार, बड़ा हादसा हुआ। तो उस समय 10-5 दिन विलंब हुआ अनावश्यक, सारे अधिकारी, सारे डॉक्टर, वाइल्ड लाइफ के सब उसमें व्यस्त हो गए थे। तो उस समय थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं ना अनावश्यक चीज आ गई थी, बाकी कभी कोई अड़चन नहीं आई। ये हाथी आपके पिताजी को मिली थी दान में, माताजी के नाम बिल्कुल पे? उनकी स्मृति में मिला, हमारे शिक्षण संस्थान पर जो हमारा ट्रस्ट है उसको मिला, जिसके चेयरमैन हमारी माता जी। पिताजी तो अरुणाचल में थे सर शिक्षक? हाँ, अरुणाचल में थे, अरुणाचल में थे। फिर उसके बाद उनका यूपीएससी क्लियर हो गया तो डिफेंस में चले गए, नवोदय में भी रहे। पिताजी हमारे बड़े एम्बिशियस थे, तो वो मुझे लगता है नौकरी में आने के बाद भी कई वर्षों तक प्रयासरत रहे। उन्होंने नवोदय में सेवाएं दी, केंद्र सरकार में दी, अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा समय रहे, तो उनका बड़ा लगाव था और वहाँ के लोगों का बड़ा लगाव था पिताजी से, तो उनकी स्मृति में एक तरह से यात्रा सिंह। सर यात्रा सिंह अभी सिर्फ 8 साल का है, यानी वो एक बच्चा है। अरुणाचल के पहाड़ों और जंगलों से निकलकर अब वो हावत की धरती यानी प्रतापगढ़ में पहुंचा है। तो इस गर्मी और माहौल में खुद को कैसे ढालता है और इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? महावत किस तरीके से हाथी का जो देख रेख है वो कर रहा है? हाँ, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है। यात्रा सिंह तकरीबन 8-10 साल के हो गए हैं और विगत के कई वर्षों से चूंकि हमारे साथ थे, तो इनकी देख रेख 3 महावत कर रहे थे। 2 लगातार उनके साथ रहते हैं, एक एडिशनल महावत रहता है, कभी एक किसी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए। ये जो महावत है ये विगत कई वर्षों से पिछले यही देखभाल अरुणाचल में भी कर रहे थे। इनको हमने यहाँ से ले जाकर हमारी माता जी ने वहाँ रखा था, तो इसलिए वो इतना घुल मिल गया यात्रा से। अब बिना महावत वो नहीं रह सकते और बिना उनके महावत नहीं रह सकते। तब यहाँ आए हैं तो उनकी पूरी हमने व्यवस्था की है, कभी आप आइए, उनका रहने का बिल्कुल आवास है, यात्रा सिंह के लिए है, महावत के लिए उनकी प्रॉपर पानी की व्यवस्था की गई है। यात्रा सिंह कहाँ मिट्टी में खेलते हैं, कहाँ स्नान करते हैं, कब भोजन करते हैं, एक दिन आप आइए स्वयं देखिए। नहीं, हम तो गए थे, देखे भी हैं, वीडियो भी बनाए हैं उसका, यात्रा सिंह का दर्शन भी किए हैं। अब आपके घर का वो एक सदस्य है और बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई हाथी रखना तो इजी है लेकिन उसका पालन पोषण करना बहुत टफ होता है, तो कितना एक्सपेंस आ जाता है सर? अब आपको वास्तविकता ये है कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है, पूरे प्रतापगढ़ वासियों का कर्तव्य है। और समय समय पर वन विभाग और पशु चिकित्सक आते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी जांच पड़ताल करते हैं। बाकी वो स्वयं गजानन है, उनके खान पान की व्यवस्था स्वयं। आप आइए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग आएंगे, इतना प्यार देंगे। बाकी माता जी ने उनके लिए अलग से कुछ चरी की खेती, धान की खेती, जो अपने पास जमीन जायदाद है, इस बार बिल्कुल एक्सक्लूसिवली उन्हीं के लिए हम फसल लगवा रहे हैं, कुछ केले भी लगवा दे रहे हैं। अब साल में 365 दिन होते हैं, तो उसी हिसाब से हम उनकी व्यवस्था भी करते रहे। बाकी गजानन खेलते कूदते मस्त रहते हैं। अब जरा कहानी में एक राजनीतिक मोड़ लाते हैं सर। एक बड़ा मजेदार संयोग देखिए, आप सालों तक बहुजन समाज पार्टी में रहे, ठीक है, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी था, लेकिन आपके पास अब असली हाथी है और आप भाजपा में हैं। 2024 में आप भाजपा में ज्वाइन कर लिए, 2026 में आपके घर असली हाथी आ गया। राजनीति और जीवन के साथी कनेक्शन को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, वहाँ हम जब बहुजन समाज पार्टी में थे, माननीय बहन जी अध्यक्ष हैं जिसकी, हाथी सिंबल था। अब जो गजानन है हमारे लिए एक पशु नहीं है, एक सिंबल नहीं है। मैं मानता हूँ ये साक्षात गणेश है हमारे परिवार में, हमारे प्रतापगढ़ वासियों के लिए, मैं सबके लिए मानता हूँ एक सौभाग्य की बात है। ये साक्षात गजानन हमारे जिले में रह रहे हैं। हम उनको एक पशु के रूप में नहीं देखते हैं, उनको एक सिंबल के रूप में नहीं देखते हैं, हम उनकी एक शोहरत, शान, ओहदे के लिए नहीं देखते हैं। घर के सदस्य हमारे भाई। अब आप हैं, आपके कल कोई भाई IAS हो जाए, कोई मंत्री हो जाए, मुख्यमंत्री हो जाए, और दूसरों के लिए क्या है, नहीं, आपके लिए तो भाई है। बस ऐसे ही है गजानन हमारे। सर 2017 के विधानसभा चुनाव अपने प्रतापगढ़ के सदर सीट से लड़ा था। 2019 में लोकसभा चुनाव सपा और बसपा के गठबंधन से लड़ा। आपको करीब 3,40,000 से ज्यादा वोट मिले, लेकिन आप दूसरे नंबर पर रहे। उस दौर की बसपा की राजनीति और आज की जो भाजपा है, इसकी राजनीति में क्या अंतर देखते हैं और कार्यशैली स्तर जो है वह कैसा है दोनों पार्टियों के बीच का? देखिए, अब हम चूंकि बसपा छोड़ चुके हैं,
जब हम वहाँ थे निष्ठापूर्वक हमने काम किया, तो हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। और भाजपा हमने ज्वाइन किया, एक राष्ट्रवादी पार्टी है, एक राष्ट्रीयता की विचारधारा झलकती है। और हमें लगा कि अभी बहुत सारे फैसले देश हित में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो हुए, हम उनसे प्रभावित हुए। अपने लोगों से हमने चर्चा किया, विचार विमर्श किया। उसके बाद में हमने अंतिम में निर्णय लिया कि अब हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। नहीं, जब आपने सदस्यता लिया था तो उस समय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के अलावा ब्रजेश पाठक जी मौजूद थे, और राम मंदिर मुद्दा हो, अयोध्या का मुद्दा हो, या फिर राष्ट्रवाद का मुद्दा, इसी पे आपने ज्वाइन किया था भाजपा। बसपा आपने छोड़ा था। तो भाजपा के भीतर क्या वह सम्मान आपको मिल पा रहा है जो बसपा मिलता था? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कद आपका बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे लगता है राम जन्मभूमि या प्रभु राम का जो मंदिर है, वो एक भावनात्मक रूप से देखा जाना चाहिए, लिया जाना चाहिए। लोग उसका जो राजनीतिकरण करते हैं अपने अपने तरीके से, मुझे लगता है प्रभु राम का जो दर्जा है वो राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम उसमें आस्था रखते हैं, हम पूजा प्रार्थना करते हैं। प्रभु राम हमारे, मैं शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता। प्रेरणा वहीं से मिली सर आपको भाजपा मैं में जाने अयोध्या की? बराबर जाता रहता हूँ, आज भी जाता रहता हूँ। प्रतापगढ़ की सदर सीट के अलावा जिले की रानीगंज विधानसभा सीट भी हमेशा चर्चा में रहती है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से धीरज ओझा चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें सपा से मात मिली। उसकी कुछ वजह सर समझ में आई? क्योंकि आप भाजपा में हैं और बहुत राजनीतिक अनुभव है आपको। क्या कारण रहा, क्यों सीट फिसल गई? देखिए, उस समय हम बसपा के सदस्य थे। अब धीरज ओझा जी उस समय चुनाव लड़ रहे थे, और मुझे लगता है शायद आर के वर्मा जब चुनाव लड़ने आए तो बहुत कम समय बचा था, बड़े अल्प समय में आकर उन्होंने जी, उनको शिकस्त दी। तो एक बड़ा मुद्दा है, हमारा प्रतापगढ़ भी दूसरे जिलों जैसा कहीं नहीं जातिवाद से प्रभावित हो जाता है। जो वास्तविकता है, लोग इसको कैमरे पे कहें या ना कहें, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अप्रत्याशित परिणाम आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, और कोई भी व्यक्ति पूरी विधानसभा, पूरी लोकसभा, पूरे जिले को संतुष्ट नहीं कर सकता है। ये हमारा मानना है। अब उनकी रणनीति पे भारी पड़ गई होगी। अदरवाइज बीजेपी हमारी बड़ी मजबूत है रानीगंज में, वो हारने वाली सीट कतई नहीं है, कहीं से भी नहीं। कहीं ना कहीं समीकरण की वजह से ऐसा हुआ। समीकरण, कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ होगा, कुछ आपसी मतभेद हुआ होगा, कोई तो वजह रही होगी, तभी ऐसा। कहाँ चूक हुई ये कहा नहीं जा सकता सर भी। हम नहीं बता सकते, उस समय तो हम बसपा के सदस्य थे। नहीं, आप अनुभवी नेता हैं इसलिए हम पूछ रहे थे, बाकी तो नहीं, हम इस पर अभी टिप्पणी नहीं कर पाएंगे कि हम कन्फर्म नहीं है चीज। सर, रानीगंज में इस समय स्थानीय स्तर पर विकास और बुनियादी मुद्दों को लेकर जनता काफी चर्चा करती है, चाहे सड़क की स्थिति हो या फिर स्थानीय बुनियादी ढांचा, और विपक्ष लगातार मौजूदा सरकार और प्रशासन को घेरता है। आप भी रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, आपके स्कूल कॉलेज भी वही है, व्यवसाय भी चलता है। कद्दावर नेता होने के नाते आपके नजरिए से रानीगंज की जनता की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसका समाधान होना बहुत जरूरी है? देखिए, इसमें ब्रजेश भाई, हम सिर्फ रानीगंज के ही संदर्भ में टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आप ओवरऑल पूरे जिले को लीजिए। अपना प्रतापगढ़ बड़ा ऊर्जावान जिला है। अपने प्रतापगढ़ की धरती से निकले हुए लोग आज देश विदेश में कोने कोने में, आप कहीं भी रहिएगा, प्रतापगढ़ की एक अलग पहचान होती है। और एक समय था कि प्रतापगढ़ जिले में मुझे लगता है 3 या 4 कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, आज मंत्री विहीन हो गया है जिला। तो उस लाइन एंड लेंथ में अगर हम सोचते हैं तो कोई रोड मैप लोगों ने तैयार नहीं किया। मैं इन जनरल बता रहा हूँ, मैं किसी विशेष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। विकास को लेके कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं थी किसी के पास में, कोई विजन नहीं था। कुछ टिप्पणी है जो हम कैमरे पे नहीं करना चाहते। अगर सारे लोग एक बार के लिए सोच लिए होते कि प्रतापगढ़ हम सबका है, हम व्यक्तिगत जीवन, परिवार से, व्यक्तिगत लाभ से अगर ऊपर सोचते, तो आज प्रतापगढ़ हमारा ऑन टॉप ऑफ द उत्तर प्रदेश होता। ऊपर के 5 जिलों में हमारे प्रतापगढ़ का नाम होता। लेकिन मुझे लगता है
लैक ऑफ विजन की वजह से जिला हमारा वंचित रह गया। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें प्रतापगढ़ क्वालिफाई करता है, जिनका लाभ हमारे लोगों को नहीं मिला। ये हमारा मानना है। सरानीगंज विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण हावी रहता है। वहां ब्राह्मण मतदाता बहुतायत संख्या में हैं, कुछ पटेल वर्ग हैं, वह भी ठीक ठाक मतदाता हैं, और जो दोनों का समीकरण है वह बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है। आप ब्राह्मण नेता के एक बड़े चेहरे के रूप में देखे जाते हैं प्रतापगढ़ में। तो संगठन स्तर पर इस समय क्या तैयारियां चल रही हैं रानीगंज और पूरे प्रतापगढ़ जिले को लेकर? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज, इसी तरह के प्रश्नों से आपको भी, हमको भी, सबको बचना चाहिए। हर विधानसभा में कहीं पटेल ज्यादा है, कहीं ब्राह्मण ज्यादा है, कहीं मुसलमान ज्यादा है, कहीं दलित ज्यादा है। किसी भी विधानसभा में कोई एक बिरादरी मेजोरिटी में नहीं है और हो भी नहीं सकती। जब जिले का या विधानसभा का विषय आता है तो हम सभी को ये सोचना चाहिए, जिसके भी हाथ में आप कमान दे रहे हैं, नेतृत्व करने का अवसर दे रहे हैं, वो व्यक्ति उस काबिल हो, जिसका एक विजन हो। आप कोई भी स्ट्रेटेजी बना लीजिए, अगर जातिवाद के नाम पे कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का हो, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, माइनॉरिटी का हो, जीतता है, तो फिर वो उसका विजन कहा, विजन के नाम में तो मतदान किया ही नहीं। हमारा मानना है, आप जिस व्यक्ति को भी अपना मतदान दे, वो किसी पार्टी का हो, पहले आप सोचिए प्रतापगढ़ का हित, उस विधानसभा का हित है कि नहीं। आप किसी भी व्यक्ति को भेजिए जो योग्य हो, जो आपके आवाज को, आपके विषय को, जो यहाँ की आवश्यकताएं हैं, जो यहाँ की परेशानियां हैं, उसको विधानसभा के पटल पे सही तरीके से रखे, और रखे ही नहीं, उसको फॉलो करे। ये ना हो कि हमारे नेतागढ़, चाहे वो चुने हुए हैं चाहे गैर चुने हुए, क्षेत्र में जाते हैं, उनके साथ दो लोग डायरी और कलम लिए रहते हैं। किसी ने कहा साहब घोड़ा चाहिए, लिखो भैया इनको घोड़ा देना है। किसी ने आगा बम्बा चाहिए, तुम लिखो यार, पिछली बार ही बोले थे। जनता बड़ी भोली भाली होती है, उसको लगता है नेताजी आए थे, उन्होंने नोट कर लिया, हमारा काम हो गया। किसी को सड़क देनी है, लिखो इनकी पक्की सड़क बना ली है। आज तक आप मुझे बता दीजिए, जितने लोगों ने कहा होगा, अगर 50% उसको मेटेरियलाइज कर दे तो क्षेत्र भी विकसित हो जाए, जिला भी विकसित हो जाए, और लोगों में ये जो कहते हैं हम अपनी बिरादरी को दिए, पिछड़े को, अगड़े को, ये अपने आप दूर हो जाएगा। एक समय आएगा जब लोग इसके ऊपर उठ जाएंगे, और इसके ऊपर ले जाने का फर्ज, कर्तव्य हमारा। सर वो समय कहाँ आएगा? आप तो आपकी विपक्षी पार्टी सपा हो तो पीडीए का गठन की है, लगातार बोल ही रही है, और जातिवाद पर ही टिकटों का बंटवारा होता है। आप वेल क्वालिफाइड थे, आपने संगम लाल के खिलाफ चुनाव लड़ा, आपको हार का सामना करना पड़ा। उनकी क्वालिफिकेशन किसी छुपी नहीं है, तो कहीं न कहीं कई सारे कारण हैं। तो इसे कैसे देखते हैं आप? अब ऐसा कैसे है, बदलाव आएगा? जनता हमारी इतनी भोली भाली होती है, उसको कई बार लोग गुमराह कर जाते हैं, कई बार लोग कर जाते हैं। और शिक्षित होना, अशिक्षित होना, ये तो ठीक है, किसी को जीवन में मौका ना मिला हो, उसके अंदर टैलेंट हो, विकास करना, आपके अंदर एक जुनून होना पड़ेगा कि हमें ये करना है, कर गुजरना है। लोग योजनाएं बनाते हैं, डीपीआर बनाते हैं, उसको कॉन्सिक्यूटिवली फॉलो नहीं करते हैं। जब आप जमा कर देते हैं, जब आप जाइए, मुख्य सचिव से मिलिए, प्रमुख सचिव से मिलिए, उस विभाग के मंत्री से मिलिए, ठीक है, अगर आप एक सिंपल विधायक या सांसद है, उसको अंत तक पीछा करिए कि जब तक वो जमीनी स्तर पर उतर ना जाए। यहाँ लोग योजनाएं बनाते हैं, लेकिन आप बीच में उसको छोड़ देते हैं। उसका क्या कारण है? या तो उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ लीडरशिप है। आपके अंदर वो विजन होना पड़ेगा, आपके अंदर जुनून होना पड़ेगा। कर गुजरने के लिए आपके अंदर एक ऐसा जोश होना पड़ेगा कि हम अंत तक इसको ले जाएंगे। भाई, आप 20 योजनाएं आती हैं, ऐसी ही कुछ चुनिंदा विधानसभाएं हैं जहां वो सारी बार बार जाती है। ऐसा नहीं है कि कभी कौशाम्बी में आई तो इस बार प्रतापगढ़ को जाएगा, अगली बार गोरखपुर को जाएगा, अगली बार आजमगढ़ को जाएगा, गाजीपुर को, ऐसा नहीं है। जहां जाता है वहां सारा जाता है, और जहां नहीं जाता वहां के लोग हमेशा वंचित रह जाते हैं। यही मैं कह रहा था, आप अपने लीडर को, कोई नेता होता नहीं है, मैं बार बार बता दूं, नेता तो एक सामाजिक शब्द लोगों ने बना दिया, स्कूटर बजा लिया, गाड़ी खरीद ली, काफिला बना लिया, नेता बन गए। आप प्रतिनिधि हैं। हजारों लाखों की संख्या में लोग विधानसभा, लोकसभा में नहीं जा सकते, इसलिए अपना एक प्रतिनिधि चुनने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी एक व्यक्ति को भेजते हैं। आप उनकी आवाज बनकर जाते हैं पटल पे। लेकिन परेशानी यही है ना, लखनऊ और दिल्ली पहुंचने से पहले तो लोग नेता बन जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम प्रतिनिधि तो चुने ही नहीं, हम तो नेता चुने गए। दिक्कत यहाँ पे है। सर राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा यह भी रहती है कि प्रतापगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों के कद्दावर नेता अपनी सीटें बदल लेती हैं। आप भी हैं अशोक जी, आप सदर विधानसभा चुनाव लड़े, लोकसभा का भी चुनाव लड़े, क्या आपकी नजर रानीगंज विधानसभा सीट पर है इस बार? चूंकि जैसा आपने कहा, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ,
रानीगंज से भी उतना ही लगाव है, सदर से भी उतना ही लगाव है, पट्टी से भी उतना ही लगाव है, पूरे जिले से उतना ही लगाव है। अब पार्टी नेतृत्व कहाँ के लिए हमें काबिल समझता है, नहीं समझता है, अभी तो मैं पार्टी का एक सदस्य हूँ, एक सिपाही हूँ। जहाँ के लिए वो काबिल समझेंगे, जहाँ जो जिम्मेदारी देंगे उसका निर्वाह करेंगे। सर, आपकी शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर से हुई है। आपका होटल और अन्य व्यवसाय भी अरुणाचल और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के एक नेता जिसका बिजनेस और बचपन पूर्वोत्तर में बीता हो, वह वहां के शांत माहौल में रहा हो, और अब प्रतापगढ़ की इस गर्मा गर्म सियासत के बीच कैसे संतुलन बैठा पाएगा? आपको हम बता दें, हमारी शिक्षा दीक्षा पूरे अरुणाचल प्रदेश में हुई, क्योंकि पिताजी वहाँ कार्यरत थे। बंगाल में हमारा किसी प्रकार का कोई व्यवसाय नहीं है। जो भी व्यवसाय है डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरे उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। अब आपने ये कहा कि हमारी परवरिश शिक्षा दीक्षा सब अरुणाचल में हुई। मुझे आप एक बात बताइए, आप कहीं भी जाएं, आज आप बड़े हो गए, ये हमारी जन्मभूमि और मातृभूमि है। अपने रूट को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारी जड़ है। यहीं से निकलकर हम आज पूर्वोत्तर में गए हों, कोई कहीं गया, कोई बॉम्बे गया है, कोई कश्मीर गया, कोई दिल्ली गया। ये हमारी जड़ है, ये हमारी जन्मभूमि है, हमारी मातृभूमि है। हमारा बचपन यहाँ बीता है, हमने बगीचे में गुल्ली डंडा खेला है। तो स्वाभाविक रूप से जो इमोशनल कनेक्ट है ना, वो तो कोई तोड़ नहीं सकता। प्रतापगढ़ से हमने समझा ईश्वर ने इस लायक किया है, तो एक बार हम सामाजिक सेवा अपनी देने का प्रयास करेंगे। बाकी तो जनता के हाथ में है। एक चर्चा ये भी है कि आप सदस्य चुनाव लड़ने के बाद अब पूरी तरीके से छिटपुर में शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि रानीगंज विधानसभा है, तो वहां से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उनमें कहीं न कहीं दहशत है। उनके लिए क्या संदेश होगा आपका, और क्या लग रहा है कि रानीगंज से इस बार टिकट की दावेदारी करेंगे सदर से? देखिए, हम पहले बताए, मैं सदर से शिफ्ट नहीं हुआ। सदर रानीगंज दोनों ही हमारा अपने जिले का हिस्सा है। सदर से हम चुनाव लड़ चुके हैं। रानीगंज में हमारा पहले से ही निवास है, हमारा जन्म स्थान है रानीगंज। हमारा बचपन बीता है वहाँ। स्कूल में, बगीचे में, मैं प्राइमरी स्कूल में क्लास 5 तक पढ़ा हूँ, दिल्लीपुर में 6 तक पढ़ा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश गया था। तो शिफ्ट होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और जहां तक चुनाव का मामला है, ये सिर्फ नेतृत्व तय करेगा, पार्टी तय करेगी। अभी हम कुछ कहते हैं, छोटी वो बड़ी बात है। सर, आप डॉल्फिन पब्लिक स्कूल के चेयरमैन भी हैं। एक शिक्षाविद और एक राजनेता की भूमिकाओं में कभी टकराव होता है। आज की युवा पीढ़ी को जो राजनीति का केवल सपना अलग नजरिए से देखती है, उन्हें आप इस क्षेत्र में आने के लिए कितना प्रेरित करते हैं? देखिए, हम जो डॉल्फिन मानव शिक्षा संस्थान है, हम उसके सदस्य हैं। छोटा भाई हमारा उसका मैनेजर है, माता जी हैं चेयरमैन। और हम यही कहेंगे कि वो गांव का बच्चा हो चाहे शहर का बच्चा हो, जिसके अंदर टैलेंट है, पोटेंशियल है, उस विद्यालय की स्थापना मेरे पिताजी ने इसी उद्देश्य से किया था कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अंग्रेजी में किसी प्रकार की भविष्य में दिक्कत ना आए, इसलिए उसकी स्थापना उन्होंने उस गांव में किया, ग्रामीण क्षेत्र में। नहीं तो कहीं भी हम विद्यालय खोल सकते हैं, अगर प्योरली कमर्शियल पर्पज से करते तो। और आज उसमें बहुत हद तक उनका सपना पूरा हो रहा है। हमारे विद्यालय के बच्चे अभी शायद एक आध तो IAS भी हो गया डायरेक्ट, बिना किसी कोचिंग के। PCS कई सारे हो गए हैं, IIT में बहुत सारे गए, नीट कई सारे क्वालिफाई किए। हमारी खुद की बिटिया अभी DU में पढ़ रही है। तो जो लक्ष्य था कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, खास करके अंग्रेजी में उनको दिक्कत ना आए, तो इस विजन के साथ, इस मकसद के साथ पिताजी ने, हमारे अभी जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उन्होंने उसकी स्थापना की थी। और मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगा, यू आर सेकंड टू नन। कुछ भी कर सकते हो। ये कभी मत सोचो कि हम कच्ची दीवार के बीच में एक आंगन में जन्म लिए हैं, हम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं है। स्काई इज द लिमिट। असंभव होता ही नहीं है। इम्पॉसिबल इज इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। और प्रतापगढ़ जैसा ऊर्जावान जिला जो इस धरती पे जन्म लेता है, मैं तो मानता हूँ इतनी ऊर्जावान है हमारे जिले की मिट्टी कि आधा टैलेंट तो ऐसे लेकर वो जन्म लेता है। कहा ही गया, सो पढ़ा नहीं प्रतापगढ़ा, तो कुछ तो वजह होगी जी, पूर्वज कह के गए। प्रतापगढ़ की सर हमेशा बहुत हार्ड सीट मानी जाती है। यहाँ राजा भैया भी हैं, प्रमोद तिवारी भी हैं, अपना दल का भी प्रभाव है। इस त्रिकोणीय और कड़ी समीकरण के बीच अशोक त्रिपाठी जी अपनी राजनीतिक जमीन को कहाँ और कितना मजबूत देखते हैं? मैंने आपको बताया, मैं सारा जिला है, सबसे कनेक्टेड है। जहाँ पार्टी नेतृत्व करेगा वहाँ मेहनत करेंगे, हमारे लिए सब बराबर। और राजा भैया माननीय प्रमोद तिवारी का जहाँ तक सवाल है, इन्होंने कई दशक दिया है राजनीति, पसीना बहाया है, मेहनत की है। आप उनके दृष्टिकोण से देखिए,
उन्होंने अपने जीवन का मेजर पार्ट प्रतापगढ़ की राजनीति में दिया है। उन्होंने क्या किया नहीं किया मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वास्तविकता ये है, अगर कोई एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचता है तो उसके पीछे उसकी तपस्या होती है, वो पसीना बहाता है, अपना खून जलाता है, तब वहां पहुंचता है। हर लोग अपने नजरिए से देखते हैं, आप उनके नजरिए से देखिए, उनकी जगह होकर एक बार सोचिए, लाखों के बीच में अगर उन्होंने उस मुकाम को हासिल किया। आज वो दोनों प्रतापगढ़ का गौरव, मैं भाजपा में हूँ, मैं जब प्रतापगढ़वासी सोचता हूँ अपने पहले प्रतापगढ़ ही है ना जी बिल्कुल। कल हम जब जीवन प्राण त्यागेंगे तो कहा होगा अशोक त्रिपाठी के, कोई ये नहीं कहेगा बसपा में गई, भाजपा में गई, सपा में गई, कांग्रेस में। सर आज की तारीख में विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि भाजपा अपने पुराने कैडर से ज्यादा दूसरी पार्टियों से आए हुए नेताओं को तवज्जो दे रही है। एक जमीन नेता होने के नाते इस दल बदल वाले नैरेटिव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ठीक है, ये तो क्षमता और योग्यता पे डिपेंड करता है। पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो कमेटी है, जो कोर कमेटी है, भाई प्रदेश अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, महामंत्री है, तो ये व्यक्ति तो फैसला लेता नहीं है। देश हित में, विधानसभा में, लोकसभा के हित को ध्यान में रखते हुए वो फैसला लेते हैं, निर्णय लेते हैं किसको चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। ये तो आम जनता का एक परसेप्शन बना हुआ है कि वो वहां से वोटेड है, वहां से भाई आज तो बताइए आप, भारतीय जनता पार्टी ने किसी बांग्लादेशी को टिकट दिया हो, किसी पाकिस्तानी को टिकट दिया हो, किसी अमेरिकन को दिया हो, किसी इंग्लैंड वाले को दिया, अरे देते तो अपने देश के वासी को देते हैं। भाई वो बसपा भी तो अपने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की एक पार्टी है, कांग्रेस भी यही की पार्टी है, भाजपा भी यही पार्टी है। जो चुनाव लड़ता है वो तो हिंदुस्तानी है, वो तो आपका भाई है। उसका ऐसा क्यों डिवीजन किया जाता है कि वो यहाँ से आया वहां से आया। हो सकता है कि किसी विद्यालय में या फेल हो गया, दूसरे विद्यालय में टॉप कर जाता है, किसी को बहुत टैलेंट है, उसको मौका नहीं मिला, वहां गया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको समझा, उसके अंदर निकाल लाई और आज देश में और समाज में काम आ रहा है। नहीं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनका ही यह आरोप लगता है कि हम दरी बिछा रहे हैं, लेकिन जो बाहर से आते हैं टिकट लेके आते हैं। अब विजेश भाई ऐसा है, बाहर से कौन है, मैं ये तो कह रहा है तो अपने देश का नागरिक, अपने प्रदेश का है। भाई एक लड़की एक घर में पैदा होती है, दूसरे घर में चली जाती है, तो थोड़ी कहा जाता है उस घर से लड़की वो शादी होकर रही है तो एक ही। आप इसके ऊपर सोचिए ना, हम है तो हिंदुस्तान के नागरिक। सर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, अभी नीट का एग्जाम हुआ, नीट का पेपर आउट हुआ और जो भाजपा के शासनकाल में कई पेपर लगातार आउट हो रहे हैं, इसे किस नजरिए से देखते हैं और अगर इसका समाधान ढूंढना हो तो क्या होगा सर? देखिए इस पे गहन मंथन करने की आवश्यकता है और ये जो भी हुआ ये बड़ा दुखदाई है, बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए था। और अगर ये 2-3 बार हो चुका है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो हम स्वयं भी ये चीज चाहते हैं कि जो बच्चे होते हैं, जो भविष्य होता है, बड़ी मेहनत से एक बड़ी कठिन एग्जाम की तैयारी करते हैं और जब एग्जाम हो जाता है उसके बाद रद्द किया जाता है, बड़ा दुखद है। तो मैं अपनी पार्टी से, अपनी निवेदन करूँगा इसकी गहन जांच हो और कठोर से कठोर सजा दी जाए और भविष्य ऐसे हरकतें दोबारा लोग करने की हिम्मत आए तो उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, जो भी इसमें इन्वॉल्व है। और दायित्व एक बार किसी पे थोपा जाए कि भाई आपने किया गलती। चलिए अशोक, ये बातचीत का थोड़ा रोमांचक बनाया जाता है। हमारे सबसे पसंदीदा राउंड की तरफ चलते हैं, फायर राउंड। इसमें मैं आपसे कुछ छोटे और तीखे सवाल पूछूंगा और आपको बिना ज्यादा सोचे एक शब्द और एक लाइन में ही उत्तर देना है। तैयार हैं सर आप? प्रतापगढ़ की राजनीति का सबसे बड़ा सिंहासन इस समय किसके पास है? सर प्रतापगढ़ की राजनीति का सबसे बड़ा सिंहासन इस समय किसके पास है? प्रधानमंत्री की राजनीति में सिंहासन मुझे तो लगता है कि सिंहासन होता है नेतृत्व करने के लिए, सब चुनिंदा लोग चुने गए और भेजे गए। राजा भैया का मारवाड़ी घोड़ा विजयराज या आपका हाथी यात्रा सिंह, इन दोनों में से ज्यादा दमदार कौन है? हमारे लिए तो गजानन गणेश है और घोड़े के बारे में जानकारी आज आपसे। सर बसपा का कड़ा अनुशासन या भाजपा का राष्ट्रवाद दिल के ज्यादा करीब क्या है? भाजपा में राष्ट्रवाद भी है, कड़ा अनुशासन भी है, दोनों। राजनीति में आपका सबसे बड़ा रोल मॉडल कौन है? देखिए हमारा रोल मॉडल हकीकत में कहा जाए तो कोई, हम जिसकी जो अच्छाइयां हैं लेने का प्रयास करते हैं, जिनकी जो बुराइयां भारत में की जाए। अरुणाचल प्रदेश का शांत मौसम या प्रतापगढ़ की गर्मा गर्म सियासत, क्या पसंद है सर आपको? दोनों, ये हमारी जन्मभूमि हमारी कर्मभूमि। एक बिजनेसमैन होना ज्यादा आसान है या फिर एक राजनेता होना? देखिए जिसमें आपको निपुणता हासिल हो जाए, जिसमें आपको निपुणता मिल जाए, जो आपको। अशोक त्रिपाठी जी, भविष्य का अगला लक्ष्य क्या है? विधानसभा या फिर लोकसभा?
अभी तो फिलहाल हम विधानसभा पे ही फोकस करेंगे, बाकी पार्टी से नहीं। बहुत शानदार जवाब दिया सर आपने। आप हमारे ग्लोबल भारत के पॉडकास्ट में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ। तब तक लिए नमस्कार। चलो।